हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सो ये क्या होता है हम देखते हैं। हमारा जो सॉइल प्रॉपर्टीज़ है उसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ को, डेट इज़ इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कहाँ आता है? यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ आएगा और उसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? डेट इज़ परमिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, शेयर स्ट्रेंथ। तो ये सब प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। हमारा भी फोकस है आपका सिर्फ इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। सो ये क्या बताते हैं? इंडिकेटिव ऑफ बिहेवियर ऑफ सॉइल, कि सॉइल का बिहेवियर कैसा होगा। और इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे आपके? पहला आएगा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रिलेटिव डेंसिटी, और लास्ट में आएगा अटरबर्ग्स लिमिट एंड कंसिस्टेंसी लिमिट्स। ठीक है, तो आपका ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो छोटा सा फॉर्मूला रहेगा और इसमें भी कुछ कुछ पार्ट्स आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए भी हम दो एनालिसिस यूज़ करते हैं। फर्स्ट है आपका सीव एनालिसिस, आपका दूसरा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस आपको पता ही है कि आप लाइन बाय लाइन सीव डालते हैं। ये सबसे स्मॉल होगा, उसके ऊपर थोड़ा, उसके नीचे सब थोड़ा बड़ा होगा, फिर जो बड़ा होगा, ऐसे करके नीचे पैन रहता है। तो ये सीव हो गया। अब इसमें जो भी सॉइल है वो आपको डालते हैं, फिर आप उसको अलग अलग पैन में कितने हैं इसका वेट कर लेते हैं। तो मोटा मोटा कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, तो सीव एनालिसिस किसके लिए किया जाता है? कोर्स ग्रेन के लिए किया जाता है, फाइन ग्रेन के लिए नहीं किया जाता। फाइन ग्रेन के लिए क्यों नहीं किया जाता? अगर बहुत फाइन होगा तो जो पेन का जो ओपनिंग रहता है वो बहुत फाइन हम डिज़ाइन नहीं कर सकते, तो उसके कारण ये सिर्फ कोर्स ग्रेन के लिए रहता है। और साइज ग्रेटर देन 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन, 1 माइक्रोन कितना होता है आपका? कई बार माइक्रोमीटर बोलते हैं, माइक्रोन जो भी है, तो ये होता है 10⁻⁻6 मीटर, या तो हम बोलते हैं 10⁻³ माइक्रोन, मतलब 10⁻6 हो गया ना, और मीटर दिया है तो 10⁻6 मीटर, या इसको 10⁻³ mm ये बोलते हैं। ठीक है, तो सीव एनालिसिस यूज़ करते हैं हम आपका 75 माइक्रोन से आपका बड़ा होगा या कोर्स ग्रेन्ड होगा। 75 माइक्रोन से बड़ा होगा उसको कोर्स ग्रेन्ड बोलेंगे, तो उसके लिए ही सिर्फ सीव एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ये कब यूज़ करते हैं? ये आपका जब साइज लेस देन 75 माइक्रोन होगा तब यूज़ करते हैं। अगर साइज लेस देन 75 माइक्रोन है तो वो आपका फाइन ग्रेन्ड होगा, फाइन ग्रेन्ड। और इसको सेडिमेंटेशन एनालिसिस को वेट एनालिसिस भी बोला जाता है। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन स्टोक्स प्रिंसिपल। ठीक है, लेकिन स्टोक्स लॉ है क्या? स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि सपोज हम एक पानी रखें, ठीक है, या तो हम ये बोल सकते हैं सपोज कहीं से एक पार्टिकल गिर रहा है, कोई भी पार्टिकल किसी भी मीडियम में गिर रहा है, तो वो जो गिर रहा है वो फ्रीली सस्पेंड होगा, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा, ठीक है, वो कितना होगा वो हम जानते हैं। तो वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा Vs इज इक्वल टू GS-1 d²/18 म्यू। ये हो गया आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये हम FM में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो गया? डायनेमिक विस्कोसिटी बाय आपका डेंसिटी। ठीक है, ये हुआ। फिर G आपको पता है 9.81, D आपको पता है डायमीटर ऑफ पार्टिकल, S आपका है डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, सपोज डेंसिटी ऑफ पार्टिकल बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हुआ। और आपका जो म्यू है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो आपका S है ये आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या? डेंसिटी ऑफ पार्टिकल बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो हम जो स्टोक्स लॉ इस केस में जो यूज़ करते हैं ना वो वाटर के केस में करते हैं, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ या यूनिट वेट ऑफ पार्टिकल बाय यूनिट वेट ऑफ आपका वाटर। ये आपका वाटर हो गया। तो इसको डेंसिटी भी लिख सकते हैं, डेंसिटी बाय डेंसिटी, या तो बल्क यूनिट वेट ऑफ पार्टिकल बाय बल्क यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये हमारा हो गया S। ठीक है, ये S हो गया। G आपको पता D और डायमीटर ऑफ द पार्टिकल हो गया। जो म्यू है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी बाय आपका G ये बताया गया। लेकिन डायनेमिक विस्कोसिटी किसका? ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ये डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस ये हम वाटर के अंदर करते हैं, तो ये वाटर ले लेंगे। ठीक है, अब जो इसमें यूनिट्स है ना, इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो यूनिट्स रहेंगे वो सब आपका स्टैंडर्ड यूनिट्स रहेंगे। मतलब आप
SI यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर रहेगा, यहाँ सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड। तो आप जो भी यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे हो आपका स्टैंडर्ड यूनिट आएगा। तो इसमें यूनिट का इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना अगर डायमीटर को अगर आप मीटर में ले रहे हो तो ये भी जी आपका मीटर पर सेकंड मीटर में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका मीटर होना चाहिए। सेकंड आप जैसा करो उसके हिसाब से आपका ये चेंज होते जाएगा, ठीक है। और जो आपका इसी को आप इसको अप्रॉक्स भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा। वीएस आपका टर्मिनल वेलोसिटी है, मतलब फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो कितना फ्रीली आपका वेलोसिटी कितने फ्री वेलोसिटी से गिरेगा, तो 900 डी स्क्वायर। तो डी जो है वो mm हो गया, तो ये mm में ही रखना, ये ध्यान रखना, तभी 900 आएगा। और ये हो गया mm पर सेकेंड, ये mm रखोगे तभी mm पर सेकेंड आएगा। ये आपका VS 900 इंटू डी स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल इक्वेशन। एम्पेरिकल इक्वेशन क्या आता है, जो यूनिट रहता है ना वो आपका फिक्स्ड रहता है, mm पर सेकेंड फिक्स्ड है। सपोज आपका F इज इक्वल टू ma है, तो ये तो आपका इसको होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ये सब जो है होमोजेनियस इक्वेशन, मतलब यूनिट पे डिपेंड करता है, राइट साइड में जो यूनिट आएगा वही आपका लेफ्ट साइड यूनिट रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता है। सपोज F इज इक्वल टू mg लेते हैं, F इज इक्वल टू mg आपका, इसमें g का जो वैल्यू रखोगे m का जो वैल्यू रखोगे उस हिसाब से f का जो यूनिट आएगा। लेकिन सपोज मैं बोलूँ कि 9.81 m रख दूँ, g का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दूँ, तब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 9.81 मीटर पर सेकंड रह चुका है तो उसके हिसाब से ही मास लेंगे, ठीक है। तो इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ही टर्म में आएगा, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते यूनिट, तो इस हिसाब से इसको ध्यान देना। ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन, ये आपका एम्पेरिकल इक्वेशन। अब जब स्टोक्स लॉ है वो वैलिड फॉर पार्टिकल्स बिटवीन 0.2 माइक्रोन एंड 0.2 mm। 0.2 माइक्रोन आपको बताया गया, आपका 0.2 इंटू 10⁻³ mm हो गया। 0.2 mm आपको ऑलरेडी दिया है। तो जो आपका स्टोक्स लॉ है ना वो तभी हम एप्लीकेबल रहेगा जब जो पार्टिकल है वो इन दोनों के साइज़ के बीच रहेगा, ठीक है। क्या हुआ अगर इससे नीचे रहा तो, इससे कम रहा तो, अगर इससे नीचे रहा ना तो ब्राउनियन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ब्राउनियन मूवमेंट मतलब पार्टिकल्स इधर उधर अपने आप तैरने लग जाएंगे। ब्राउनियन मूवमेंट क्या हो गया, सपोज एक बीकर लें, यहाँ पर वाटर है, तो जो पार्टिकल्स है ना सेटल ना होके, सेडिमेंटेशन एनालिसिस किस लिए होता है कि पार्टिकल आपका सेटल हो, लेकिन सेटल ना होके क्या करेगा, रैंडमली यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो वो आपका तब कब स्टार्ट होगा, जब पार्टिकल का साइज लेस देन 0.2 इंटू 10⁻³ mm हो जाएगा, ठीक है। और 0.2 mm से बड़ा होगा तब क्या होगा, उस केस में आपका टर्बुलेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम पार्टिकल साइज का साइज क्या लेते हैं, साइज शुड बी ग्रेटर देन 0.2 इंटू 10⁻³ mm एंड डी लेना चाहिए, एंड डाया शुड बी लेस देन 0.2 mm, तभी हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जब सब दोनों एक हम यूज़ कर लिए, चाहे सीव एनालिसिस कर लिया, सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर लिए, जो भी, तो उससे ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकल जाएगा हमारा। ये क्या है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसको अलग से देखते हैं। सपोज ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाए तो हमारा एक्स एक्सिस में क्या रहता है, हमारा एक्स एक्सिस में रहेगा आपका साइज इन mm। ये आपका लॉग स्केल में लेते हैं। लॉग स्केल में क्यों लेंगे, क्योंकि 0.01 लिए, फिर 1 लिए, फिर 2 लिए, तो क्या डिफरेंस अलग अलग रहेगा, उसको सेम डिफरेंस में लाने के लिए इस पर लॉग स्केल लिए। तो सपोज यहाँ पर 0.01 आया, सपोज यहाँ पर 0.1 आया, तो यहाँ पर 1 आया। अब देखोगे इसके बीच में डिफरेंस क्या है, कम है, इसके बीच में डिफरेंस क्या ज़्यादा है, तो अब स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा ना, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेंगे तो ये दोनों कहीं यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, तो इसको सिमिलर करने के लिए लॉग स्केल ले लिए। ये आपका साइज हो गया। अब यहाँ पर आएगा परसेंटेज फाइनर, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज जो भी पार्टिकल्स है ना, सपोज 0.01 का पेन लिए तो कितने परसेंट उसके से पास हो गए, ऐसा, ठीक है, या कितने परसेंट पार्टिकल्स उससे छोटे साइज में, आप ऐसा सोच लो, ठीक है। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, सपोज एक स्ट्रेट लाइन आया, सपोज एक पहला बनाए, तो ये क्या बोल रहा है, पॉइंट्स, इस यहाँ पर भी कुछ स्केल बना दे, 10, 20, 30, तो मतलब 0.01 से कितने, 0.01 mm है, उससे कितने परसेंट पास हो रहे हैं, 10% पास हो रहे हैं। 0.1 से कितने परसेंट पास हो रहे हैं, 20%, मतलब 10 इससे छोटे हैं और इन दोनों के बीच भी अलग से 10 आ गया,
1% से कितने 30%, मतलब सबसे कुछ कुछ पास होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं ना यहाँ पर। तो ये हो गया आपका ए हो गया आपका यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब साइजेस सभी अवेलेबल है, 0.01 से 0.1 भी अवेलेबल है, वहाँ से यहाँ तक कितना 10% पास हुआ ना, 0.1 से 1 देखोगे, यहाँ से भी इसके बीच कितना 10% पास हो रहा है। तो सभी के भी सभी आपके साइजेस में कुछ कुछ अमाउंट पास हो रहा है, तो सभी साइजेस के पार्टिकल्स अवेलेबल है, तो आपका यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बोल सकते हैं। अब सपोज हम बोले, सपोज ऐसा कुछ लिए है ना, ये आपका बी लिए, अब ये 0.1 के ही पास है, 0.1 से थोड़ा कम में 10% पास हुए, उससे थोड़ा ही में ज़्यादा गया तो बहुत ज़्यादा पास हो गए, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल, यहाँ पर देखोगे 0.1 से पूरा 100% पास हो रहा है, 0.1 से थोड़ा ही ज़्यादा में, 0.1 से थोड़ा ही कम में 10% पास हो रहे हैं। मतलब पार्टिकल्स का रेंज क्या है, पार्टिकल्स का रेंज सपोज 0.09 टू 0.11 ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसी के बीच में पूरा पास हो रहा है ना, और कोई पार्टिकल्स है ही नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे आपका, सॉरी ये आपका था ए, आपका था सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ए जो था वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड मतलब अच्छा ग्रेड हुआ है। अच्छा ग्रेड मतलब सभी जगह आपका 0.01 भी है, 0.1 भी है, 1 भी है, तो सभी जगह आपका पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ए है आपका वेल ग्रेडेड। जो आपका बी है वो आपका है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब उसमें पार्टिकल सिर्फ एक ही के आसपास है, तो ये यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ 0.1 के आसपास है, यूनिफॉर्म, चेंज नहीं हो रहा है, तो ये पॉइंट बी हो गया आपका यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। अब कुछ हो सकते हैं कि ऐसा करके ऐसा हुआ, फिर यहाँ से बढ़ा, तो यहाँ पर देखेंगे एक हम्प आ गया, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप देखेंगे 0.1 के पहले तो कुछ पास हो रहा है, लेकिन 0.1 से सपोज 1 तक कोई पास नहीं हो रहा है, मतलब 0.1 से 1 तक कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, मतलब क्या एब्सेंट है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये आपका गैप ग्रेडेड, गैप है वहाँ पर, तो आपका गैप ग्रेडेड आ गया, ठीक है। तो ए हुआ वेल ग्रेडेड, ए जो है स्ट्रेट लाइन आपका वेल ग्रेडेड, सभी साइजेस के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। बी है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, सिर्फ यूनिफॉर्म साइज है, एक ही साइज है, चेंज हो ही नहीं रहा है, यूनिफॉर्म है वो, तो आपका एक ही हो गया। जो सी है वो गैप ग्रेडेड, यहाँ पर तो अच्छा हो रहा है, यहाँ पर भी अच्छा हो रहा है, लेकिन बीच में है ना जो हम्प आ रहा है ना, तो आपका कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, ये आपका हम्प हो गया, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर एब्सेंट है। तो जो बी और सी रहते हैं ना, इसको हम बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड, हमें जब सॉइल का रिक्वायरमेंट रहता है ना, हमें आइडियली ए चाहिए, ए टाइप का सॉइल चाहिए रहता है कि यूनिफॉर्मली सब साइजेस के पार्टिकल्स अवेलेबल हो, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब देखते हैं हमारा, चलो ये तो हम बोल दिए वेल ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, ये हम इससे आपका ये क्या है आपका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से तो बना लिए, ठीक है, लेकिन हमें कुछ पैरामीटर से चेक करना है कि वो वेल ग्रेडेड है कि नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इसके लिए दो पैरामीटर्स है, पहला है आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला है CU, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कई बार इसको यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट भी बोल देते हैं, तो CU, इसको ध्यान रखना, D60/D10, D60/D10। लेकिन ये D60/D10 है क्या, सपोज DX लेते हैं, तो DX क्या है, D है आपका डायमीटर ऑफ पेन, सपोज आपका एक पेन है, उसमें जो ओपनिंग्स है ना उसका साइज क्या है, तो वो आपका हो गया D। अब X अमाउंट क्या है, उतना परसेंट पास हो रहा है, उतना परसेंट पास हो रहा है मतलब वो ओपनिंग से साइज से छोटा है ना। तो आपका सपोज कुछ 1 किलो का वेट है, तो 1 किलो के वेट में X% आपका नीचे पास हो जाएगा, नीचे पास हो जाएगा। तो सपोज आपका D10 ले लिए, सपोज D10 ले लिए, तो 1 kg तो 10% यहाँ से पास हो जाएगा, 10% मतलब 100 ग्राम यहाँ से पास हो जाएगा, तो ये आपका D10 हो गया। तो ओपनिंग जितना भी है अगर 10% पास हो रहा है तो जो भी साइज का ओपनिंग हो गया वो D10 के बराबर हो गया। सपोज कुछ दूसरा ओपनिंग लिए है ना, इसका साइज है 0.5 mm, जो ओपनिंग का साइज है 0.5 mm, अगेन हम यहाँ पर 100 ग्राम पास कराए, अब 60 ग्राम पास हुआ, 60 ग्राम पास हुआ मतलब 60% पास हो रहा है, तो D60 हो जाएगा हमारा 0.5। ऐसा ओपनिंग जिससे जितना परसेंट पास हो रहा हो उसको D60 बोलते हैं, ठीक है। और ये साइज ऑफ ओपनिंग हो गया, ये 0.5 हो गया, ठीक है। तो आपको DX समझ में आ गया।
ठीक है। अब जब जो D10 है ना, D10 को बोलते हैं हम इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल। मतलब सपोज एक पेन लिए, इसका ओपनिंग है 0.1 mm, 100 ग्राम लिए, इससे छाने 10% आपका पास हो, मतलब 10 ग्राम नीचे गया, तो आपका D10 कितना हो जाएगा, 10% पास हो रहा है, तो D10 बराबर साइज ऑफ ओपनिंग कितना है 0.1, तो आपका इफेक्टिव साइज 100 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 0.1 mm हो जाएगा। ओपनिंग mm में ले रहे हैं ना, mm सेंटीमीटर या मीटर जो भी नॉर्मली mm में आता है, तो ये D10 हो गया 0.1। इसको बोल सकते हैं इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल। ये पूरे साइज का इफेक्टिव साइज है, ये पूरे सॉइल का इफेक्टिव साइज है 0.1 mm। ठीक है, उसी को समझाया गया डाया वेयर परसेंटेज फाइनल इज 10%। ठीक है, अब D10 D60, अब जैसे D10 है उसका कुछ ओपनिंग है 0.1, अब बोल रहे हैं इससे 10% पास हो रहा है। अब ज़्यादा परसेंट पास होने के लिए ज़्यादा उसको ओपनिंग को बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो ज़्यादा पास हो पाएगा। तो सपोज 60% के लिए डाया क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसकी वैल्यू D60 की वैल्यू हमेशा D10 से ज़्यादा होगी। ठीक है, D60 की वैल्यू हमेशा D10 से ज़्यादा होगी। अब क्या बोल रहा है, ये तो हमारा ये CU निकल गया। तो फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल जो CU है ना वो आपका लेस ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। अब वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए CU हमारा ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो ये 4 6, ग्रेवल चौका, सॉइल छक्का। ठीक है, चौका और छक्का इससे याद करो। तो हमारे क्रिकेट में क्या होते हैं, बाउंड्रीज होते हैं ना 4 6, तो जो आपका ग्रेवल है उसके लिए 4 होना चाहिए, जो आपका सॉइल है उसके लिए 6 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा याद कर लेना कुछ आपका। लेकिन अगर CU सिंगल डबल है, सिंगल डबल के बीच में है, सिंगल डबल मतलब क्या है, ऐसा प्लेयर को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म तरीके से एक ही तरीके से खेलता है वो, है ना, सिंगल डबल के भरोसे चौका छक्का मारता ही नहीं, बाउंड्री मारता ही नहीं है, तो ऐसे प्लेयर है, इसको हम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोलेंगे। तो इफ CU इज बिटवीन 1 and 2 इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ठीक है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड को और क्या बोलते हैं, पुअरली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली और गैप ग्रेडेड को पुअरली ग्रेडेड, है ना। तो 1 और 2 सिंगल से भरोसा करता है तो वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। 4 के ऊपर है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, और 6 के ऊपर है तो आपका वेल ग्रेडेड सॉइल, चौका छक्का सिंगल डबल। ठीक है, तो अभी हम CU के टर्म्स में बात कर लिए। अब आ रहा है CC, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC रिप्रेजेंट्स शेप ऑफ कर्व। तो शेप ऑफ कर्व ये किससे डिसाइड होता है, ये हमारा CC से डिसाइड होता है। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए हमारा CC है 1 से 3 के बीच में रहता है, जो हमारा CC है वो 1 से 3 के बीच में रहता है। लेकिन CC रहता क्या है, CC का फॉर्मूला है हमारा D30 स्क्वायर बाय D60 इंटू D10। इसको अलग से देखते हैं। जो हमारा CU था वो D60 बाई D10 था, है ना। ऑब्वियसली ज़्यादा परसेंट पास होगा तो आपका डाया बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो आपका ये सपोज हम बनाएं, ये अगेन ग्राफ बनाएं, तो ये सिंगल लाइन है, तो ये आपका था, ये आपका साइज था लॉग स्केल में, ये परसेंटेज फाइनर था। तो सपोज ऐसा था, तो इसमें एक ही साइज 10% भी पास हो रहा है, 60% भी पास हो रहा है। ठीक है, तो D60 बाई D10 क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ना। साइज देखोगे, साइज तो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो ये क्या होगा, क्लोज टू 1, क्लोज टू 1। तो इसके लिए क्या था, क्लोज टू 1 के लिए पुअरली ग्रेडेड था। ठीक है, D60 अगर CU का वैल्यू बिटवीन 1 and 2 था तो आपका पुअरली ग्रेडेड था, और वो आपको यूनिफॉर्मली ग्रेडेड था। सिर्फ सिंगल डबल में कर रहा है तो आपका यूनिफॉर्मली ग्रेडेड था, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। लेकिन आपका ऐसा है तो D10 कहीं यहाँ पर है, आपका D60 कहीं यहाँ पर है, तो आपका D60 बाई D10 लोगे तो आपका ग्रेटर देन 4 हो सकता है, मतलब ग्रेटर वैल्यू आएगा। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कितना ग्रेटर आएगा, तो जितना ज़्यादा आएगा 4 हो गया, तो वेल ग्रेडेड आपका ग्रेवल हो गया, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। सैंड के केस में वेल अगर 6 के ऊपर है, D60 बाई D10 अगर ग्रेटर देन 6 है तो आपका वेल ग्रेडेड सॉइल हो गया। ठीक है, तो ग्रेवल के लिए 4, सॉइल के लिए 6। एस से क्या होता है 6, एस से 6, तो ये 6 है ना, ये हो गया। अब हम देखते हैं CC के लिए। CC के लिए तो CC का फॉर्मूला है, CU का था D60 बाई D10, तो यहाँ पर क्या करेंगे, D60 नीचे ले लिए, D10 भी नीचे ले लिए, ऊपर में कुछ आना है तो हम क्या करते हैं 60 का हाफ वाला लेते हैं, तो D30। लेकिन CC भी क्या डायमेंशनलेस होना चाहिए, यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, मतलब लेंथ, सॉरी यहाँ पर भी लेंथ, यहाँ पर भी लेंथ, यहाँ पर सिंगल लेंथ आ रहा है, तो हमें डायमेंशनलेस चाहिए ना, तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका CC का फॉर्मूला हो जाएगा।
सीसी का वैल्यू अगर सीसी इज बिटवीन 1 to 3 तो ये आपका हो जाएगा वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीसी और सीयू का। तो ये जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, सॉरी ये ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इज यूजफुल फॉर कोहेजन लेस सॉइल। ये सिर्फ कोहेजन लेस सॉइल के लिए काम करता है। कोहेजन लेस मतलब आपका ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया। कोहेजन हम आगे अच्छे से देखेंगे क्या होता है। तो ये आपका कोहेसिव सॉइल के लिए, नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए या कोहेजन लेस सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। हमें तो क्ले के लिए भी करना ना, क्ले बिहेवियर इज मेनली कंट्रोल्ड बाय कंसिस्टेंसी लिमिट्स। तो हम जैसे लास्ट में देखे थे, हम हमारा इंडेक्स प्रॉपर्टीज किससे डिफाइन करता है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव डेंसिटी, अटबक लिमिट्स या कंसिस्टेंसी लिमिट्स। तो हमें क्या पता, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा आपका कोहेजन लेस सॉइल के लिए काम करता है, डेट इज आपका ग्रेवल हो गया या आपका सैंड हो गया। जो कोहेसिव के लिए कौन सा अच्छा है, ये आपका अटबक लिमिट्स या कंसिस्टेंट लिमिट्स, ये आपका कोहेसिव के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया था आपका। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स। तो रिलेटिव डेंसिटी इसको आईडी भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका आईडी इज इक्वल टू, अलग से लिखते हैं हम, आईडी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई बाय ई मैक्स माइनस ई मिन। परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100। अगेन इसको परसेंटेज में भी ले सकते हो, और जरूरी नहीं परसेंटेज में लिखो, आपको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं बोलूँ दो केस लेके चलूँ। सपोज हम एक लूजेस्ट केस लेते हैं, लूजेस्ट। ठीक है, लूजेस्ट। तो कभी कभी बोलते हैं अरे आपने बहुत सपोज आपने बहुत लूज शर्ट पहना है। लूज शर्ट पहना मतलब हवा आसानी से पास होगा। हवा आसानी से पास होगा मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होगा ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होगा। और ई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो आपका ज़्यादा हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, ई आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो लूजेस्ट में जितना मैक्सिमम लूजेस्ट पहन सकते हो ना, तो उसमें ई क्या हो जाएगा, वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ई आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो फिक्स्ड है, ई मैक्स ई मिन फिक्स्ड है। ई का वैल्यू आपका ई मैक्स हो जाएगा लूजेस्ट के केस में। तो ई मैक्स माइनस ई मिन, ई मैक्स माइनस ई मैक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लूजेस्ट के केस में हमारा आईडी का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या है हमें नहीं देख, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है हमें इस केस में नहीं देखेंगे। ऊपर 0 आ गया मतलब डिनोमिनेटर कुछ भी हो, ये 0 आ गया। ठीक है, तो आईडी इज इक्वल टू 0 हो गया लूजेस्ट में। अब डेंसेस्ट के केस में लेते हैं। डेंसेस्ट, सपोज आपने बहुत टाइट शर्ट पहना है, बहुत टाइट शर्ट, तो हवा बिल्कुल पास नहीं हो रहा है। हवा बिल्कुल पास नहीं हो रहा है तो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, एकदम कम। एकदम कम हो गया तो ई कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई मिन हो जाएगा, एकदम मिनिमम हो जाएगा। ई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। दो इंपॉर्टेंट टर्म का पैरामीटर, दो इंडिपेंडेंट टर्म्स का पैरामीटर, सॉरी दो इंडिपेंडेंट टर्म्स का रेशियो, तो वॉइड रेशियो हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत ही कम है तो ई क्या हो जाएगा, ई मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ई मैक्स माइनस ई मिन बाय ई मैक्स माइनस ई मिन इंटू 100। तो इसका क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, तो या तो 1 हो जाएगा या 100 हो जाएगा। परसेंटेज में 100, फ्रैक्शन में आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हुआ। तो वही आपका बताया गया, इन लूजेस्ट स्टेट आई डी इज इक्वल टू 0, इन डेंसेस्ट स्टेट आई डी इज इक्वल टू 100%। ठीक है, तो ई मैक्स माइनस ई बाई ई मैक्स माइनस ई मिन, ये हो गया। लेकिन आपका गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है, गामा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी बाई 1 प्लस ई। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये तो आपका कांस्टेंट है, बल्क यूनिट वेट ऑफ वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, तो गामा डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 1 बाय, तो ई मैक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 बाय गामा डी मिन। मैक्स का मिन हो जाएगा, ध्यान रखना मैक्स ऊपर में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो मिन आ जाएगा। ये तो आपका ई है तो 1 बाय गामा डी हो गया, ना मैक्स है ना मिन है, तो यहाँ पर भी ना मैक्स ना मिन, डिवाइडेड बाय ये होल डिवाइडेड बाय अगेन ई मैक्स है तो यहाँ पर 1 बाय गामा डी मिन माइनस आपका ई मिन है तो 1 बाय गामा डी मैक्स इंटू 100। तो ये दोनों फॉर्मूला हो गया रिलेटिव डेंसिटी के। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडेक्स प्रॉपर्टीज के फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज, इससे हम डिफाइन कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडेक्स प्रॉपर्टी का आपका, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंसिस्टेंसी लिमिट्स एंड अटरबर्ग्स लिमिट्स। कंसिस्टेंसी लिमिट्स एंड अटरबर्ग्स लिमिट्स,
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें फॉर्मूलाज बहुत है तो वो तो आपको याद करना पड़ेगा, प्लस आप नया एक कॉन्सेप्ट सीखोगे। तो पुराना आपने जो सेकंड चैप्टर में सॉल्व किया था ना उसको आप उसको समझ गए होगे तो उसके आगे ही हो पाएगा, ठीक है। उसमें भी ये भी हो सकता है कि इसको पढ़ने के बाद हो सकता है सेकंड चैप्टर में आपको कन्फ्यूजन आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से चलना है इसको हमें। तो ये कंसिस्टेंसी लिमिट्स क्या होता है, बाउंड्री वाटर कंटेंट बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट ऑफ सॉइल। सपोज सॉइल के कुछ स्टेट है, जैसे आपका इंडिया में कितने स्टेट है, अलग अलग स्टेट है, तो स्टेट्स के बीच में क्या हो रहती है, सपोज स्टेट्स के बीच में कुछ बाउंड्री रहती है ना, तो बाउंड्री वाटर कंटेंट है उसको हम कंसिस्टेंसी लिमिट्स बोलेंगे, अटरबर्ग्स लिमिट्स बोलेंगे। तो बाउंड्री वाटर कंटेंट बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट ओनली फॉर कोहेसिव सॉइल्स, सिर्फ कोहेसिव सॉइल्स के लिए आपका डिफाइंड है। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंडिंग अपॉन द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। वाटर कंटेंट के ऊपर, सपोज वाटर कंटेंट के ऊपर हमने इसको 4 स्टेट में डिवाइड किया है, अलग से देखते हैं इसको। वाटर कंटेंट के हिसाब से हमने सॉइल को 4 स्टेट में डिवाइड किया। तो सपोज एक ग्राफ बनाते हैं हम बिटवीन वाटर कंटेंट एंड वॉल्यूम। तो ये एक ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ, एक सेकेंड, ये आपका वाटर कंटेंट और वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका वाटर कंटेंट जैसे कम होता जाएगा वॉल्यूम कम होता जाएगा ना, वाटर कंटेंट कम हो तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। सपोज एक आपका सॉइल है, उसमें कुछ वॉल्यूम ऐड कर, बहुत सारा अब इसमें आपका वाटर है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। वाटर को धीरे धीरे निकालते जाऊँ मैं, है ना, तो वॉल्यूम कम होते जाएगा ना। अब एक स्टेट आएगा जिसमें वॉल्यूम कम नहीं होगा, है ना। इसको आगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर दिए, ठीक है, अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर दिए। तो कौन कौन से स्टेट है, ये आपका जो जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है, पानी इधर बढ़ते जाना है, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है उसको हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है। उसके जो पहले है वो आ गया आपका सॉलिड स्टेट, सॉरी ये आपका है ये आपका सॉलिड स्टेट नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं, एक सेकेंड। ये आपका सॉलिड स्टेट नहीं है, तो ये हुआ आपका, ठीक है। आपका जो सबसे लास्ट वाला है ना ये आपका हुआ सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये 2 स्टेट्स आपको तो पता है, ये एकदम एक्सट्रीम होगा। लेकिन बीच में क्या होता है, थोड़ा पिलपिला टाइप का होता है ना, तो वो प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक स्टेट। लेकिन उन दोनों के बीच में क्या होगा, ये आपका सेमी प्लास्टिक स्टेट होगा, सेमी प्लास्टिक स्टेट। ये स्टेट है, ये आपका स्टेट हो गया, 4 स्टेट्स हो गए, ठीक है। लेकिन इसको दोनों के बीच में बाउंड्री है उसको क्या बोलेंगे, ये जो बाउंड्री है उसको क्या बोलेंगे, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ ड्राई स्टेट। इसके नीचे वॉल्यूम नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझेंगे, ये वाला पोर्शन और अच्छे से समझेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जो दोनों के बीच में बाउंड्री है इसको क्या डिफाइन करेंगे, इसको हम बोलते हैं अटरबर्ग्स लिमिट्स। जो 3 लिमिट है ना उसी को ही बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी लिमिट्स या अटरबर्ग्स लिमिट्स। तो लिक्विड और प्लास्टिक स्टेट्स का जो है इसको बोलेंगे हम लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट उसको WL से बोलेंगे, उसका वाटर कंटेंट उसको WL से बोलेंगे, लिक्विड लिमिट इसको LL से भी बोल सकते हैं या WL, ठीक है, WL। फिर ये जो प्लास्टिक और सेमी प्लास्टिक है ना, देखो लिक्विड लिमिट किसके बोले, जो उसके आगे जो स्टेट था वो बोले। अब सेमी प्लास्टिक और प्लास्टिक में आगे वाला स्टेट क्या है, प्लास्टिक स्टेट है, तो इसको हम बोलेंगे प्लास्टिक स्टेट। ये हो गया प्लास्टिक स्टेट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच प्लास्टिक लिमिट, हम लिमिट की बात करें ना, तो ये हो गया लिक्विड लिमिट, ये हो गया प्लास्टिक लिमिट। अब इन दोनों के आगे क्या, सेमी प्लास्टिक। तो इसमें ध्यान रखना जो लास्ट है ना, लास्ट, तो ये हम इसके ना ही आपका ये सॉलिड प्लास्टिक स्टेट लेंगे ना ही सॉलिड स्टेट लेंगे, ये होता है हमारा श्रिंकेज लिमिट। तो ये हो गया लिक्विड लिमिट जो आगे वाला है, ये आपका हो गया प्लास्टिक लिमिट जो आगे वाला है, ये आपका हो गया श्रिंकेज लिमिट। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना ही सेमी प्लास्टिक ना ही सॉलिड स्टेट। तो ये आपका हो गया श्रिंकेज लिमिट। एक हो गया लिक्विड लिमिट, एक हो गया आपका प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, ये आपको PL या WP। फिर एक हो गया आपका श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ठीक है,
ये SL और WS ये हुआ, ठीक है। तो इसको वापस देखते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वाटर कंटेंट इट कैन बी डिवाइडेड ऑन 4 स्टेट्स, दैट इज लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट एंड आपका सॉलिड स्टेट। ये 4 स्टेट हो गए। अब जो स्टेट्स के बीच में जो बाउंड्री है ना उसको बोलते हैं अटरबर्ग्स लिमिट्स या कंसिस्टेंसी लिमिट्स। तो ये हो गया पहला वाला जो लिक्विड लिमिट के पास में वो आ गया लिक्विड लिमिट, ये प्लास्टिक लिमिट के पास वाला प्लास्टिक लिमिट, और जो सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट के बीच में है ना वो आपका हो गया श्रिंकेज लिमिट। तीनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है या वॉल्यूम यहाँ पर कम हो रहा है फिर कांस्टेंट क्यों हो रहा है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं हमारा लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट क्या हो गया, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट, सॉइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट बट हैज स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्लोइंग। तो इसको हम अलग से देखते हैं, ये हम बनाए, ठीक है। तो ये जो है लिक्विड स्टेट, बड़ा सा रीजन है उसको स्टेट बोलेंगे रीजन। ये हो गया प्लास्टिक स्टेट। तो इन दोनों के बीच में लिक्विड लिमिट। तो मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट। मैं इधर जाऊं, अभी क्या है लिक्विड स्टेट पे, अभी क्या है लिक्विड स्टेट, अब क्या है लिक्विड, अभी भी लिक्विड स्टेट, यहाँ पर जाऊँ अभी भी लिक्विड स्टेट है। अब जैसे ही थोड़ा सा कम करूँगा ना प्लास्टिक स्टेट में पहुँच जाएगा। तो हमें प्लास्टिक स्टेट नहीं जाना, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट। तो ये हो गया आपका W, ये हो गया आपका लिक्विड लिमिट। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, बट हैज स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्लोइंग। थोड़ा सा शेयरिंग स्ट्रेंथ, बहुत ही स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए अगेंस्ट फ्लोइंग। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करेंगे हम कैसे, ग्रैंड्स एपरेटस, कैसे ग्रैंड एपरेटस से इसको मेजर करते हैं। वो क्या होता है, सपोज आपका एक ग्रूव है, इसको रहने दो, आपका एक कंटेनर है, ठीक है, या पेन है। अब इसको हम ज़मीन के ऊपर रखे हैं 1 mm ये ऊपर है, सॉरी 1 सेंटीमीटर, 1 mm तो बहुत छोटा हो जाता है, 1 सेंटीमीटर। एकदम डिटेल से याद नहीं रखना 1 सेंटीमीटर 1 mm, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। अब क्या करेंगे, जो आपके पास सॉइल है ना, सॉइल उसमें पानी ऐड करेंगे। सपोज W1 अमाउंट ऑफ पानी ऐड किए तो वो आपका पेस्ट बन जाएगा। तो फिर इसको यहाँ पर पैन में रख देंगे, पैन में रख दिए तो आपका यूनिफॉर्मली हो गया। अब इसको क्या करना है, ग्रूव बनाना है। तो ये ऊपर वाला हट जाएगा, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं। तो ये आपका, अच्छा पूरा हट गया, तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, तो ये कुछ आपका थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, ग्रूव बना है, ठीक है। ग्रूव के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट किए, वो हम एकदम बेसिक में नहीं जा रहे हैं। तो ये कुछ ग्रूव बना दिए। अब इसको ऊपर नीचे करेंगे, यहाँ पर नीचे इम्पैक्ट करेंगे आराम से, है ना। तो 1 सेंटीमीटर पे ब्लो करते जाएंगे। हमें तब तक करना है जब ग्रूव फ्लो नहीं करेगा। अब कितना फ्लो नहीं करेगा वो हम ध्यान नहीं देंगे। सपोज फ्लो कर लिया, है ना, या फिर ये मीट हो गया, तो जितने अमाउंट ऑफ हमने इम्पैक्ट किए थे वो आपका नोट करेंगे N1। तो W1 के रिस्पेक्ट में आपका N1 आ गया, ये ब्लोज। तो अलग अलग वाटर कंटेंट लेंगे, अलग अलग वाटर कंटेंट। W1 में आ गया N1 आ गया, W2 में आ गया N2 आ गया, W3 वाटर कंटेंट में N3 आ गया। तो अलग अलग आपके वाटर कंटेंट में नंबर ऑफ ब्लोज आते जा रहे हैं। अब इसको हम प्लॉट करेंगे, तो अगेन नंबर ऑफ ब्लोज इन लॉग स्केल, अगेन यूनिफॉर्म लाने के लिए। ये क्या है आपका वाटर कंटेंट। तो ये कुछ कैसे बनेगा, सपोज आपका वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो पेस्ट बहुत लिक्विड टाइप का बनेगा, तो वो फ्लो क्या हो जाएगा, वो ईजिली फ्लो जाएगा, तो ज़्यादा इम्पैक्ट करना नहीं पड़ेगा। मतलब ज़्यादा अमाउंट वाटर में हमारा कम अमाउंट ऑफ N लगेगा, ठीक है, ये हुआ। लेकिन अपन पानी बहुत ही कम ऐड किए तो फ्लो होने में दिक्कत जाएगा, तो हमें ज़्यादा ब्लोज करने पड़ेंगे या ज़्यादा उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट कम वाटर कंटेंट ऐसा आ गया। तो इसका जो ग्राफ देखोगे ना तो ऐसा कुछ सपोज लीनियर बनता है ना। तो ये आपका हो गया W1, उसके रिस्पेक्ट में N1 आ गया। तो ये आपका W2, ये आपका N2 आ गया, ठीक है। तो हमें ऐसा पॉइंट निकालना है जिसमें नंबर ऑफ ब्लोज हो N = 25।
नंबर ऑफ फ्लोज 25 है, वही हमारा हो जाएगा लिक्विड लिमिट या WL, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। ये क्लियर है कैसे निकलेगा। अब इसको देखते हैं। मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। जैसे ही मिनिमम से WL से थोड़ा भी कम हो वो प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगा, तो वो वाटर कंटेंट हम यूज़ नहीं करेंगे, तो WL नहीं होगा। बट है स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्लोइंग में के अगेंस्ट थोड़ा सा शेयरिंग स्ट्रेंथ अभी भी रहना चाहिए। किससे मेजर करेंगे, कैसाग्रेंडे apparatus इज यूज टू फाइंड WL, ठीक है। और क्या बोला गया है, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच पार्ट ऑफ सॉइल कट बाय ग्रूव, जो हम सॉइल को कट किए थे ग्रूव से, ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन विल फ्लो टुगेदर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 12 mm, वो कितना फ्लो होना चाहिए 12 mm, अंडर अ इम्पैक्ट ऑफ 25 ब्लोज। तो जो भी 25 ब्लोज में फ्लो हो जाएगा वही हमारा WL हो जाएगा। तो अगेन जैसा हम बनाए थे, एक पैन है, वहाँ पर सॉइल है, सॉइल वाटर का मिक्सचर है, एक ग्रूव है, ये ग्रूव हो गया, वो हैंडल है, स्टैंडर्ड रबर शीट है ये, ठीक है। उसको ऊपर नीचे इम्पैक्ट करेंगे। अगेन इसको प्लॉट करेंगे, N1 के रेस्पेक्ट में W1 आया, N2 के रेस्पेक्ट में W3 आया। जो ये 25 है ना, ये आपका है 25, तो 25 के रेस्पेक्ट में आपका WL आ गया, ये आपका लिक्विड लिमिट हो गया, ठीक है। लिक्विड लिमिट हो गया। अब आपका एक फ्लो कर्व रहता है, फ्लो कर्व, ये हम डिफाइन करते हैं IF से। तो IF इज इक्वल टू हो जाता है W1 माइनस W2 बाई log 10 N2 माइनस N1। तो यहाँ पर बनाया था ना W1 N1 के रेस्पेक्ट में, W2 N2 के रेस्पेक्ट में, तो W1 माइनस W2 लॉग ऑफ, अब सेकंड वाला पहले N2 बाई N1, तो ये आपका फ्लो कर्व आएगा, ठीक है। तो ये आपका ये आया। अब इसमें देखते हैं फ्लो कर्व के लिए, सपोज हम ये बनाए, जैसे लिक्विड लिमिट के लिए हम ग्राफ बनाए थे ना, सेम ग्राफ है, ये W हो गया, ये आपका N का ग्राफ हो गया। तो अब देखते हैं सेम W के लिए, सपोज ये है आपका, इसको A ले लिए, ये B हो गया, ये C हो गया। सपोज एक W है आपका, ये W1 कांस्टेंट है, इसके लिए नंबर ऑफ ब्लोज N1 हुआ, इसके लिए नंबर ऑफ ब्लोज N2 हुआ, इसके लिए नंबर ऑफ ब्लोज N3 हुआ, ठीक है। तो एक ही W1 के लिए अलग अलग नंबर ऑफ ब्लोज हुए। तो इस W1 के लिए N3 क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, मतलब ज़्यादा बार ठोकना पड़ रहा है हमें, ज़्यादा बार ठोकना पड़ रहा है, तो ईजिली बह नहीं बोल रहा है, ईजिली बह नहीं रहा है, ये बोल सकते हैं। ईजिली बह नहीं रहा है मतलब क्या बोल सकते हैं हम, कि इसका शियर स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रेंथ आपका ज़्यादा है या शियर स्ट्रेंथ आपका ज़्यादा, इजिली फ्लो नहीं कर रहा है ना, शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब फ्लो अच्छे से नहीं कर रहे, और जो फ्लो कर्व रहता है ना, वो आपका फ्लो कितना ईजिली से हो रहा है वो बताता है। तो IF अच्छे से फ्लो, मतलब IF इसका कम हो जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं IF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो C के लिए आपका शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, आपका IF इसके लिए कम हो जाएगा। जो AB है, सॉरी जो A है, उसके लिए आपका, उसके लिए आप कम आपको ठोकना पड़ रहा है या कम आपको इम्पैक्ट देना पड़ रहा है, मतलब वो इजीली फ्लो हो रहा है। इजीली फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, इजीली फ्लो हो रहा है, मतलब IF उसका ज़्यादा वैल्यू है, तो शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका कम है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरे तरीके से समझे तो आपका WN, ये आपका स्ट्रेंथ लेते, ये आपका W1 है, ये आपका W2 है, तो ये आपका N1 हो गया, ये आपका N2 हो गया। यहाँ पर W1 माइनस W2 कितना है, सपोज कुछ है, यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा हो गया, तो अगेन W1 अगेन W2, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में आपका N3 हो गया, इसके रेस्पेक्ट में आपका N4 हो गया। तो जब IF निकालेंगे W1 माइनस W2 बाई log 10 N1 बाई N2, या उसके लिए इसके लिए हो जाएगा W1 माइनस W2 बाई log 10 N3 बाई N4, ठीक है। अब जो W1 माइनस W2 वो दोनों के लिए कांस्टेंट है, दोनों के लिए कांस्टेंट है। अब इस किस पे डिपेंड करेगा, log ऑफ N1 बाई N2। यहाँ पर क्या है, दोनों छोटे छोटे अमाउंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका छोटा अमाउंट हो जाएगा, ये छोटा हुआ, लेस वैल्यू हो गया, तो IF क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब इस कर्व के लिए IF बड़ा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ईजिली फ्लो कर पा रहा है, ईजिली फ्लो कर पा रहा है, मतलब शेयर स्ट्रेंथ क्या हो गया आपका, कम हो गया। इस केस में आपका ये वैल्यू ज़्यादा है, ये ज़्यादा हो गया तो डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा तो IF कम हो जाएगा, ये IF का वैल्यू ना, IF कम हो गया, मतलब IF कम हो गया तो ईजिली फ्लो नहीं हो रहा है, ईजिली फ्लो नहीं हो रहा है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कर्व से, कि जो जितना फ्लैटर है, जो जितना ज़्यादा फ्लैटर है उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ या शेयर स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा है, या इजीली फ्लो नहीं कर रहे, तो आप वो वैल्यू आप ये ऐसा प्लॉट बना के भी देख सकते हैं। यहाँ पर A है तो यहाँ पर कम ब्लोज में ही
आपका ईजिली फ्लो हो रहा है, कम ब्लोज में ईजिली फ्लो हो रहा है, मतलब शियर स्ट्रेंथ आपका कम है। इस केस में ज़्यादा इम्पैक्ट का डालना पड़ रहा है, ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज डालना पड़ रहा है ना, ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज डालना पड़ रहा है। यहाँ पर सपोज वाटर कंटेंट है 20, N1 है 5, 10, 15, तो 10 में ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज डालने पड़ रहे हैं, मतलब इसका ज़्यादा नंबर ऑफ इम्पैक्ट डालना पड़ रहा है, मतलब आपका शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। या सिंगल पॉइंट से कंपेयर मत किया करो, ये आप सपोज एक यहाँ पर बना एक यहाँ पर बना ऐसा, ठीक है, इससे भी कंपेयर कर सकते हो। तो इसमें आप बेसिकली क्या बोलोगे, जितना फ्लैटर हुआ उतना ज़्यादा शियर स्ट्रेंथ होगा, जितना ज़्यादा फ्लैटर उतना ज़्यादा शियर स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा फ्लैटर एफ उतना ज़्यादा आई एफ आपका कम रहेगा, इतना ज़्यादा आई एफ आपका कम रहेगा, ये कम रहा तो शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एफ। एट लिक्विड लिमिट, जो लिक्विड लिमिट है, लिक्विड लिमिट कंडीशन में वहाँ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये शायद अच्छे से अगर ना दिख रहा होगा तो मैंने जो PDF अपलोड किया होगा उसमें आप चेक कर सकते हो। तो जो भी लिक्विड लिमिट है किसी भी सॉइल में, उसमें हमेशा शेयर स्ट्रेंथ होता है 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, तो ये आपका लिक्विड लिमिट हो गया, ठीक है। अब प्लास्टिक लिमिट देखते हैं। तो प्लास्टिक लिमिट होता है मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन बी रोल्ड इनटू अ थ्रेड ऑफ 3 mm डाया विदाउट क्रैकिंग। तो इसको देखते हैं। सपोज ये हमारा ग्राफ था, ये आप समझ गए, वॉल्यूम, ये वाटर कंटेंट, ये आपका था श्रिंकेज लिमिट, ये आपका था प्लास्टिक लिमिट, ये आपका था लिक्विड लिमिट, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर पानी जो जितना लेंगे ना, तो उसमें क्या है, यहाँ तो लिक्विड स्टेट है, ये आपका जो बड़ा रीजन है, ये टेरिटरी है, ये आपका स्टेट है लिक्विड स्टेट, ये आपका प्लास्टिक स्टेट। तो यहाँ पर यहाँ पर जो पानी रहेगा ना, उसमें आप क्या है, सॉइल को इजिली आप रोल कर पाओगे। किस में रोल कर पाओगे, ये आपका थ्रेड में रोल कर पाओगे। लेकिन पानी जैसे यहाँ पर पहुँचेगा ना, उसको थ्रेड में रोल नहीं कर पाओगे, वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम आटा गूंद के लोई बनाते हैं ना, तो आपका प्लास्टिक स्टेट में आपका लोई बन जाएगा, लेकिन जैसे पानी कम हो जाएगा वो लोई नहीं बनेगा या थ्रेड नहीं बनेगा। तो जितना मिनिमम अमाउंट में लोई बन रहा है, थ्रेड बन रहा है, उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट है वो लिमिट है, लेकिन जो रीजन एंड टेरिटरी है वो आपका स्टेट है, कंफ्यूज नहीं होना है आगे, क्योंकि बहुत गंदे गंदे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये आपका प्लास्टिक लिमिट हो गया। अब देखते हैं मेन जो हमारा श्रिंकेज लिमिट, ये ध्यान से समझना, ठीक है। श्रिंकेज लिमिट, इसको अलग से समझाते हैं। श्रिंकेज लिमिट, सपोज आपका ये आपका सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है, ठीक है। अब ये जो है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। ऐसे एक्चुअल में तो ऐसा रहता नहीं है, वो तो सब मिक्सचर रहते हैं, लेकिन हमें कन्वीनियंस के हिसाब से अभी बना दिए गए। अब इसमें हम 4 स्टेट लेते हैं। सपोज यहाँ पर आपका 0 स्टेट लेते हैं, यहाँ पर आपका 1 स्टेट लेते हैं, यहाँ पर आपका 2nd स्टेज, ये आपका 3rd स्टेज, और जो ये ऊपर है, अगर ऊपर पहुँच गया तो ये आपका 4th स्टेज है ना। ये तो जो स्टेट्स बता रहा हूँ ना 0 to 4, ये आपका वाटर लेवल है ना। 0 स्टेट में क्या हो रहा है, पानी बिल्कुल ही नहीं है, पानी बिल्कुल ही नहीं है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आप में क्या है पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर है, इसमें वाटर नहीं है, ठीक है। तो इस केस में इसेंट्रिसिटी कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, कुछ वैल्यू होगा। फर्स्ट के केस में देखते हैं। फर्स्ट केस में ध्यान से देखना, फर्स्ट केस में क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वाटर का अमाउंट कुछ अमाउंट आ गया, ठीक है, कुछ अमाउंट आ गया, तो एयर का अमाउंट कुछ रिड्यूस भी हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अभी भी इतना ही है, पहले वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना था, इतना था, अभी भी इतना है, ठीक है। तो ई कितना रहेगा, सेम रहेगा फर्स्ट में भी। इसको हम बना लेते हैं, ये आपका हो गया वाटर एट डिफरेंट लेवल। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 है ना, ये हो गया। अब ये हो गया ई के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ठीक है। 2 के स्टेट में फिर वाटर बढ़ा, ये बढ़ा, फिर ये कम हो गया, कोई बात नहीं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो अभी भी इतना ही है ना, मैक्सिमम तो यही है। इस 3 में देखें, अब क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, एयर क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया है ना। तो अभी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो उतना ही है ना, तो ई भी सेम रहेगा।
तो 0 में, 1 में, 2 में, 3 में सेम हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना फोर्थ में, अब मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ा दिया हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ये बढ़ गया है और बढ़ गया है। तो सपोज मैक्सिमम अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स का 10 था, 10 cc था, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर थर्ड में कितना था, थर्ड में मैक्सिमम कितना हो सकता है 10 cc। अब मैं बोलूँ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं 10 से नहीं, मैं 15 दूंगा, तो वो सॉइल ये तो नहीं बोल देगा ना, नहीं नहीं मैं तो सिर्फ 10 ही रखूँगा, 5 तो रख नहीं सकता, तो फेंक दूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता, जब सॉइल में आप पानी डालेंगे तो पुनः सॉइल उसको मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 15 सॉइल है, 15 cc, तो वो क्या करेगा, ये वाटर लेवल अब बढ़ गया। वाटर लेवल बढ़ा तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी बढ़ जाएगा, तो ये वी डैश हो गया, है ना। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अब जो इसके ऊपर है एयर तो है ही नहीं, तो ये तो हटा दो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के। लेकिन अब वॉल्यूम ऑफ वाटर तो बढ़ा दिए, तो वी की भी क्या बढ़ गया। अब जो इसेंट्रिसिटी है, सॉरी इसेंट्रिसिटी दूसरी जगह है, तो ये जो वॉइड रेशो है ना, ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड का तो वॉल्यूम उतना ही है, वो तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड अब बढ़ गया, तो ई का जो जितना भी अभी वैल्यू आ रहा था ना, उससे आपका ये बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बढ़ गया। लेकिन आप बोलोगे अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें तो ई कभी बढ़ा ही नहीं, उसमें तो ई हमेशा कांस्टेंट ले रहे थे, तो ये तब तक ले रहे थे, ये 0 to 3 के केस में ले रहे थे, ये जब या तो ड्राई स्टेट था या तो सैचुरेटेड स्टेट था। अब सैचुरेटेड से भी ज़्यादा डाल दिए, अभी भी सैचुरेटेड है, लेकिन ये मिनिमम वाटर कंटेंट एट सैचुरेशन है, ये आपका मिनिमम वाटर कंटेंट एट सैचुरेशन। इसके नीचे जाएंगे तो सैचुरेशन नहीं रहेगा, जैसे ऊपर गया ये सैचुरेशन। अब इसमें जाएंगे, ये आपका वाटर लेवल अभी भी सैचुरेशन है, लेकिन इससे वाटर लेवल नीचे कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। अभी भी सैचुरेशन है क्या, सैचुरेशन है, अब करेंगे तो सैचुरेशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो ये क्या होगा, मिनिमम वाटर कंटेंट एट सैचुरेशन। तो हम इतना ही केस कंस्ट्रक्ट करते थे अभी तक हमारा सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, अब जैसे ही मिनिमम वाटर कंटेंट बढ़ा देंगे तो ई बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में, ऐसे प्रॉब्लम में हमारा जो क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ई देख लिया, अब दूसरे पैरामीटर देख रहे हैं स्ट्रिंग। अब आपका है कि ये क्या, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वह हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। 0 इसके केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, 0 है, यहाँ पर तो कोई पानी नहीं है 0 में, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना अभी कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, सही ले रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब फर्स्ट के केस में लेते हैं। फर्स्ट के केस में जैसे ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ाए, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कम हो गया, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ गया, तो फर्स्ट के केस में श्रिंकेज डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये आपका बढ़ गया, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, ठीक है। सेकंड के केस में क्या होगा, सेकंड केस में पानी बढ़ा तो वॉल्यूम एयर कम हो गया, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अभी भी कांस्टेंट है, तो सेकंड के केस में भी श्रिंकेज रेशियो आपका बढ़ गया। थर्ड के केस में आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके इक्वल हो गया, एयर पूरा हट गया वहाँ से, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर के, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन या 1 और 100%, थर्ड में ये हो गया। तो सपोज परसेंट में ले रहे तो 100 लेते। अब फोर्थ के केस में क्या हो रहा है, फोर्थ के केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ गया, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी तो बढ़ गया, अभी भी रिलेशन यही है, एयर क्योंकि नहीं है। सपोज थर्ड के केस में 5 cc इज इक्वल टू 5 cc था, वॉल्यूम ऑफ वाटर 5 था, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स भी 5 था। अब मैं बोलूँ 5 एक्स्ट्रा डालूंगा, मैं 10 cc डालूंगा वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स भी तो बढ़ जाएगा ना। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर तो है ही नहीं, तो इसके बराबर हो जाएगा, तो 10 cc इक्वल टू 10 cc, तो अभी भी इसमें 100% आएगा, ठीक है। तो श्रिंकेज रेशो 100%। अब जो हमारा वाटर कंटेंट ये होता है हमारा वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉलिड क्या है, ये तो कांस्टेंट है हमारा। फर्स्ट केस में आपका वाटर कितना है, 0 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। सेकंड केस में वाटर का वेट बढ़ा दिए, वाटर कंटेंट बढ़ा दिए, अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ाए तो वेट बढ़ गया ये, लेकिन ये कांस्टेंट है तो ये बढ़ गया। सेकंड के केस में और वाटर बढ़ा दिए तो और वेट बढ़ गया, अगेन बढ़ गया। थर्ड केस में और वाटर बढ़ा दिए और उसका वेट बढ़ गया, अभी भी डिनोमिनेटर कांस्टेंट है वेट ऑफ सॉलिड, तो फिर बढ़ गया। फोर्थ केस में और बढ़ा दिए वाटर और वेट बढ़ गया, लेकिन ये तो अभी भी कांस्टेंट है ना, तो ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पैरामीटर्स हो गए ESRW फॉर डिफरेंट स्टेट्स, है ना। अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे वो थर्ड स्टेट तक सॉल्व करते थे, तो ये आपका फोर्थ स्टेट नया है, ठीक है। तो इसी को जो मैं बोल रहा था, ठीक है, ये पहले समझ लेते हैं। तो मिनिमम वाटर कंटेंट फॉर विच SR इज 100%, तो श्रिंकेज लिमिट क्या है, अच्छा इसको अलग से समझ ही लेते हैं। अभी हम देखे थे श्रिंकेज लिमिट, तो
ये ऐसा कुछ डिफाइन था, है ना। तो ये आपका था वाटर कंटेंट, ये आपका था वॉल्यूम, ये आपका टोटल वॉल्यूम है, ध्यान रखना, है ना। तो ये आपका था लिक्विड लिमिट, ये प्लास्टिक लिमिट, ये श्रिंकेज लिमिट। तो अभी तक हमें इसमें कुछ डाउट नहीं है। तो ये सब कौन से केस है, 3 के ऊपर वाले केस थे जिसमें आपका एक्सीड कर गया था, है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से एक्सीड कर गया था, इसलिए आपका टोटल वॉल्यूम जो है बढ़ते जा रहा था, है ना। अब जैसे यहाँ पर आए, फिर से बनाते हैं, तो ये आपका हुआ सॉलिड, ये आपका हुआ वॉल्यूम ऑफ वॉइड। सपोज अभी वाटर कंटेंट कहाँ है, 3 पे है ना। तो यहाँ पर आपका श्रिंकेज लिमिट हो गया। अब जैसे ही इससे पानी का लेवल यहाँ किए तो टोटल वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, नहीं, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कम से कम 5 तो रहना ही है ना, तो इससे कम तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रह नहीं सकता। तो टोटल वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अब 5 तो रहना ही रहना है। तो ये आपका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। फोर्थ के केस में क्या था, फोर्थ वाले केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ गया था, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ गया था तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स भी बढ़ गया था, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स भी बढ़ गया तो टोटल वॉल्यूम बढ़ गया था, तो इधर जाता। अब जैसे फोर्थ के नीचे पहुंचा, 3 में पहुंचा, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स का मैक्सिमम वैल्यू 5, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कभी कम नहीं हो सकता। जैसे ही आपका वाटर का 4 आया तो ये 1 सेंटीमीटर क्या आया, ये यहाँ पर एयर आ गया, है ना, यहाँ पर 1 एयर आ गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम तो टोटल वॉल्यूम देखेंगे ना, तो वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हो सकता है ड्राई भी हो जाए, इस केस में क्या है, वाटर कंटेंट 0 है ना, वाटर कंटेंट 0 है, वाटर कंटेंट 0 हो गया तो आपका वॉल्यूम लेकिन अभी भी इतना ही है, क्यों, क्योंकि पूरा अमाउंट फिर एयर ले लिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो हम श्रिंकेज लिमिट को कैसे डिफाइन करेंगे, श्रिंकेज लिमिट को हम डिफाइन करेंगे, अब देखो यहाँ पर जो थर्ड, ये वाला थर्ड वाला केस है, तो यहाँ पर क्या है, सॉइल आपका सैचुरेटेड है, ठीक है, और ये क्या ड्राई स्टेट है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपका वाटर कंटेंट 0 है, ये आपका WS है, WS मतलब आपका ये सैचुरेटेड केस है। सैचुरेटेड केस में SR क्या होता है, ये आपका 1 रहता है। यहाँ पर कितना रहेगा SR कितना क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो अभी भी देखे थे हम कि आपका ये वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी तो बढ़ेगा ना उतना ही, वॉल्यूम ऑफ एयर तो क्योंकि 0 है तो दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ केस में SR 1 हो गया। तो ये आपका जस्ट सैचुरेटेड बना है, ये आपका ड्राई है, तो ये आपका ध्यान रखना है। तो आपको अब WS कैसे डिफाइन करेंगे, मिनिमम वाटर कंटेंट, मिनिमम वाटर कंटेंट फॉर विच SR इज इक्वल टू 1 और 100%। तो मिनिमम वाटर कंटेंट फॉर विच SR इज इक्वल टू 100%। अब यहाँ वाटर कंटेंट भी देखिए, SR 100 है, ठीक है, उसके नीचे में 100 है क्या, बिल्कुल है, हमें तो मिनिमम जाना ना, और नीचे SR 100 है, ठीक है, और नीचे SR 100 है, और नीचे और कितना जा सकते हैं, यहाँ तक गए, अभी भी SR 100 है, बिल्कुल है, और नीचे गए SR 100 है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर है, तो यहाँ पर है तो क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर ले लिया, वाटर का वॉल्यूम कम हो गया, वाटर का वॉल्यूम कितना हो गया, 4 हो गया, तो SR कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया 4/5। तो ये अब 1 है क्या, ये नहीं है, तो मिनिमम वाटर कंटेंट SR 1, तो ये आपका ये हुआ। तो इस पे जो आपका वाटर कंटेंट है उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। ये ध्यान रखना, जो टेरिटरी है, जो बड़ा स्पेस है, स्टेट भी आपका टेरिटरी या एरिया रहता है ना, ये एरिया है, तो आपका स्टेट हो गया, ये क्या हो गया, लिक्विड स्टेट, ये आपका प्लास्टिक स्टेट, ये आपका सेमी सॉलिड स्टेट, ये आपका सॉलिड स्टेट। अब इन दोनों के बीच, इन चारों के बीच जो बाउंड्री है उसको हम लिमिट्स बोलेंगे। ये आपका लिक्विड लिमिट, उसके जस्ट पहले ये प्लास्टिक स्टेट था, उसके पहले प्लास्टिक लिमिट। अब ये सॉलिड स्टेट था, तो ये आपका ना सॉलिड स्टेट ना सेमी सॉलिड स्टेट, ये आपका श्रिंकेज लिमिट। उसको कैसे डिफाइन किया, मिनिमम वाटर कंटेंट फॉर विच SR इज इक्वल टू 1 और 100%। इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर और वाटर कंटेंट फॉर विच वॉल्यूम, इसमें थोड़ा लिखने में राइटिंग पैड में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, वो ध्यान रखना। हैंड राइटिंग तो जितना गंदा बन रहा है वो राइटिंग पैड के कारण ही, वो मेरा ही टैलेंट है, तो उसको थोड़ा आप मैनेज करना, जो मैं बोल रहा हूँ उससे ध्यान देना, ठीक है। हर का अलग अलग टैलेंट रहता है, ठीक है, तो मेरा टैलेंट थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो जो मैक्सिमम वाटर अमाउंट ऑफ वाटर और W फॉर विच वॉल्यूम ऑफ सॉइल डजंट चेंज, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डजंट
वॉल्यूम ऑफ सॉइल डजंट चेंज। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिससे सॉइल का वॉल्यूम चेंज ना हो। अब मैं यहाँ से देखूँ या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम कुछ है, जैसे ऊपर गया वॉल्यूम तो बढ़ गया ना चेंज नहीं होना, बढ़ना ना बढ़ना है ना कम होना है। अब इसके नीचे गया वॉल्यूम चेंज हो गया ना ये तो लेना ही नहीं है। अब हम इधर गए या इधर गए, ठीक है इधर गए सपोज, तो इसके ऊपर गया क्या, तो वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, हाँ चेंज हो गया। लेकिन हमें मैक्सिमम जाना है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर विच वॉल्यूम ऑफ सॉइल डजंट चेंज, मैक्सिमम। तो इसके नीचे गए वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसके नीचे गए वॉल्यूम चेंज नहीं, हमें नीचे नहीं जाना है, हमें मैक्सिमम जाना है। तो सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट, अभी भी कांस्टेंट, और ज़्यादा हो सकता है, और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, और ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ज़्यादा हो सकता है, अभी भी कांस्टेंट चल रहा है, 5 ही चल रहा है ये। अब यहाँ गया अभी भी 5 है, तो अभी तक कांस्टेंट था, जैसे ही ऊपर गया ना 6 हो गया, तो ऊपर नहीं जाना हमें। मैक्सिमम वाटर कंटेंट, मैक्सिमम कितना, WS, उस पर हमारा जो वॉल्यूम है ना कांस्टेंट चल रहा है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर और वाटर कंटेंट फॉर विच वॉल्यूम ऑफ सॉइल डजंट चेंज। तो अप टू WS वॉल्यूम ऑफ सॉइल डजंट चेंज, तो जो टोटल वॉल्यूम था ये आपका चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको कुछ डिफाइन किया गया। तो हम जो अभी तक, फिर से बोल रहा हूँ, जो हम अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, वो सिर्फ इस रीजन के लिए सॉल्व किए थे, इस रीजन के लिए अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगेन श्रिंकेज लिमिट आपका मिनिमम वाटर कंटेंट फॉर विच SR इज इक्वल टू 100%, ठीक है। अभी हम देखें, या तो फिर से बना लेते हैं, तो अच्छे से बनाते हैं, ये आपका श्रिंकेज, आगे ध्यान नहीं देते हम, ये आपका हो गया VD, ठीक है। VD अभी और देखेंगे VD क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ लिखने का इसमें नहीं। मिनिमम वाटर कंटेंट फॉर विच SR इज इक्वल टू 100, तो SR यहाँ पर क्या था, 100 है, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच SR यहाँ पर भी 100 है, इसके नीचे है क्या, नहीं है, तो ये आपका मिनिमम हो गया, तो ये आपका श्रिंकेज लिमिट हो गया। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर और वाटर कंटेंट फॉर विच वॉल्यूम ऑफ सॉइल डजंट चेंज, यहाँ पर चेंज हो रहा है क्या, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, अब चेंज हो रहा है, नहीं हुआ, अब चेंज हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पर अब यहाँ तक चेंज नहीं हुआ, ये मैक्सिमम अमाउंट है, जैसे ही ऊपर का चेंज हो गया, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ये रहा, तो आपका WS हो गया श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, E ऑफ ड्राई सॉइल, यहाँ तक क्या था, यहाँ पर आपका E क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो वॉल्यूम ऑफ एयर कम हो रहा है, तो इसके कारण आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है सेम है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो सेम ही है। अब ये जो है ये, ठीक है, सपोज इसको टोटल वॉल्यूम ले लेते हैं, ये जो है टोटल वॉल्यूम आपका सेम है, तो जब VS सेम है तो VV भी सेम होगा ना, तो इस केस में VV सेम है, इन पूरे केस में तो VV बाई VS, मतलब इस केस में आपका E सेम है ना, वही हम लिखे थे 1 2 3 आपका सेम है। तो E ऑफ ड्राई सॉइल कहाँ है, आपका वाटर कंटेंट 0 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर E ऑफ ड्राई सॉइल ये आपका इक्वल टू क्या होगा, पार्शियली सैचुरेटेड क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच, तो ये आपका यहाँ पर कहीं पर हुआ, तो वो इक्वल टू हो गया E ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड। E ऑफ जस्ट बिकम फुल्ली सैचुरेटेड, जस्ट तो यहाँ पर बना, यहाँ पर भी आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, ना ही VV चेंज हुआ, ना ही VS चेंज हुआ, तो E भी आपका सेम हुआ। तो यहाँ पर जितने भी रीजन है ना, यहाँ पर E सेम होगा, इसके ऊपर से वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ गया, तो एयर का तो है ही नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी बढ़ गया, तो VV बाय VS तो आपका सेम है, तो आपका E बढ़ते जाएगा यहाँ वाले केस में, लेकिन यहाँ तक आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ था। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आपका श्रिंकेज लिमिट का था। अब श्रिंकेज लिमिट को हम क्या होता है वो देख तो लिए, अब उसको निकालेंगे कैसे, उसके फॉर्मूलाज क्या है, तो बहुत गंदे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो आपको पूरे फॉर्मूलाज नहीं याद करना है, आपको 2-3 फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला याद कर लो, तीसरा अपने आप डराइव हो जाएगा। तो एक ये फॉर्मूला याद करना है, एक ये फॉर्मूला याद करना है, दोनों बहुत ईजी फॉर्मूला है, तो इसको याद कर लोगे तो इससे ये हो जाएगा, इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। इससे इतना नहीं पूछता, तो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। तो पहला देखते हैं हम, आपका सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला क्या था आपका जो पढ़ाया गया था, गेट और ES। कुछ लोग ये दोनों में से एक एग्जाम देते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, लेकिन वेटेज क्या ज़्यादा बच्चे किसको देते हैं, आपको गेट को देते हैं, तो गेट का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब मैं बोलूँ हमें श्रिंकेज लिमिट निकालना है, श्रिंकेज लिमिट, तो उसमें SR कितना है, इस पॉइंट पे निकालते हैं हम, ठीक है। तो श्रिंकेज लिमिट निकालना है ना, मतलब इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पे आपका SR कितना है, SR तो आपका 1 है ना, तो ये हो गया 1, तो WG इज इक्वल टू आपका E लिख दिए, SR1 W निकालना है,
तो W इज इक्वल टू क्या होगा, E बाय G। तो G तो हमारा कांस्टेंट है, तो E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, E क्या है आपका, E है आपका, कैसे समझ में आएगा कि E कौन से कंडीशन में, तो हम क्या बोलेंगे, E वॉइड रेशो एट ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन। तो ड्राई कंडीशन तो ये है, लेकिन अभी हमें तो ये स्टेट का निकालना है ना, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा वॉइड रेशो है यहाँ से यहाँ तक सेम है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी निकालो तो सेम रहेगा। तो हमने क्या बोले, वॉइड रेशो है ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन के लिए हमारे लिए ईजी होगा लिखने के लिए, तो हम यहाँ पर ई है ड्राई कंडीशन हो गया, तो ये आपका श्रिंकेज लिमिट हो गया। ठीक है, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू ई बाई जी, वेयर या अगर परसेंटेज में लगाना है तो इंटू 100 कर लेंगे, फॉर्मूला में परसेंटेज में लगा लेंगे इंटू 100 करेंगे, लेकिन दूसरे फॉर्मूला में जब आगे यूज़ करते हैं तो आपका जो भी फॉर्मूला में यूज़ करते हैं पॉइंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी तक तो आप जितने भी अगर अच्छे से समझे हो गए, सॉल्व किए हो गए क्वेश्चंस, आपको सिर्फ जो क्वेश्चंस वाले जो वीडियोज़ है उसको सिर्फ देखना नहीं है, उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, जो अगर कोई टॉपिक में कंफर्टेबल हो तो उसको जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उसको बस सॉल्व कर लो, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो और बुक उठाओ और नए क्वेश्चन स्टार्ट करो, जब तक सॉल्व करो तब तक उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते। ठीक है, तब तक आप उस टॉपिक को जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करो, तब तक स्ट्रॉन्ग करो जब तक उसमें आप कंफर्टेबल या उससे डर चले नहीं जाता। अगर वैसी कोई डर नहीं है, अगर अच्छे से सॉल्व हो ही जा रहा है तो बस जितना मैं करा रहा हूँ उतना ठीक है, लेकिन किसी में अगर आपको प्रॉब्लम जा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डब्ल्यू एस हो गया ई बाई जी, वेयर ई इज इक्वल टू वाइड रेशियो ड्राई कंडीशन, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू ई बाई जी इंटू 100, तो वाइड रेशियो एट ड्राई कंडीशन। अब दूसरा जो है वो आपका है 1 बाय जी एम माइनस 1 बाय जी। ठीक है, 1 बाय जी एम माइनस 1 बाय जी इंटू 100, ये हुआ। अब आपका जी क्या है, जी आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये आपको बताया गया था ना, ये आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो जी है आपका स्पेसिफिक, एक सेकेंड, जी जो है आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। जीएम क्या है आपका, मास या बल्क या एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हुआ, लेकिन जो जीएम लेते हैं ना वो इस केस में लेते हैं गामा डी बाय गामा डब्ल्यू, फॉर ड्राई स्टेट के लिए लेते हैं। ठीक है, गामा डी बाय गामा डब्ल्यू। ठीक है, जो जीएम है वो गामा बाय गामा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ड्राई स्टेट के लिए लेंगे, तो ये ध्यान रखना, जीएम हो गया गामा डी बाय गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आपका डब्ल्यू एस हो गया, सिंपल हो गया। ये तो आपका कांस्टेंट रहता है, ये आपका जीएम है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो क्या रहेगा गामा डी बाय गामा डब्ल्यू। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, सॉरी ये आपका दूसरा फॉर्मूला हुआ, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 1 बाई जी एम माइनस 1 बाई जी इंटू 100। अब ये कैसे फॉर्मूला है वो देखते हैं, इससे डराइव करते हैं, बहुत सिंपल है, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 1 बाई जी एम माइनस 1 बाई जी ई इंटू 100 है। ठीक है, ऐसा है, तो लेकिन डब्ल्यू एस क्या लिए, गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, लेकिन ये 1 बाई जी एम है तो ये आपका रहेगा गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, और ये क्या है गामा एस बाई गामा डब्ल्यू, जी क्या होता है गामा एस बाय गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो लेकिन ये इन्वर्स है तो गामा डब्ल्यू बाय गामा एस, ये लिख देते हैं इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। डब्ल्यू एस इक्वल टू, अब गामा डब्ल्यू आप कॉमन ले लो, तो 1 बाय गामा डी माइनस 1 बाय गामा एस, तो गामा डब्ल्यू इंटू 100, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब गामा डी क्या है, गामा डी होता है वेट ऑफ ड्राई इंटू वॉल्यूम ऑफ बाय टोटल वॉल्यूम, ये रहता है। लेकिन गामा के एस क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका वेट ऑफ सॉलिड किसका इक्वल रहता है, सॉरी वेट ऑफ ड्राई किसका रहता है, वेट ऑफ ड्राई में क्या होता है, जो सॉलिड है, सॉलिड और एयर रहता है, तो एयर का वेट तो नेग्लिजिबल रहता है ना, तो डब्ल्यू डी को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम, ये लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू एस क्या हो जाएगा आपका, टोटल वॉल्यूम बाय वेट ऑफ सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉलिड इंटू गामा डब्ल्यू इंटू 100, ऐसा लिख सकते हैं, ये हुआ। ठीक है,
अब आपका WS कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, WS श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड हुआ या वेट ऑफ ड्राई, जो भी लिखना है वेट ऑफ ड्राई लिख लेते हैं। वेट ऑफ ड्राई W, एक सेकेंड यहाँ कुछ गलती हुआ क्या, एक सेकेंड, ठीक है इसको आप ठीक है इसको हम पहले फिगर से समझते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं तब थोड़ा इजीली होगा। तो इसको समझाना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना नहीं आएगा, तो भी अगर मैं समझा दूंगा तो आपके लिए क्वेश्चंस या ये फॉर्मूला याद करना आसानी जाएगा, तो इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ। सपोज ये हुआ आपका कंटेनर, ये हुआ आपका सॉलिड, ठीक है ये सॉलिड हुआ, ये आपका वाटर हुआ। अब उसी को सॉलिड को बना रहे हैं फिर से सेम, लेकिन ये वॉइड क्या है, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम वॉइड ये, तो ये आपका V इन ड्राई स्टेट हो गया, V इन ड्राई स्टेट, ये आपका हो गया V1 है ना, ये जो हो गया ये हो गया VS हो गया, ठीक है। इसका टोटल वेट है W, इसका टोटल वेट है WD, इसमें आपका वेट ऑफ वाटर इंक्लूडेड है, और ये वेट इन ड्राई स्टेट हो गया, ठीक है। अब हमारा G क्या था, 1/GM माइनस 1/G इंटू 100। 1/GM हम देखें तो ये गामा W बाय गामा D माइनस गामा W बाय गामा S इंटू 100, ये आपका ये आपका WS है, ये आपका WS है। तो WS को क्या लिख सकते हैं हम, गामा W कॉमन ले लिए, और गामा D को क्या लिख सकते हैं, गामा D आ गया वेट ऑफ ड्राई बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई, लेकिन इनवर्स है तो ये क्या हो जाएगा V ऑफ D बाय VD, क्या है टोटल वॉल्यूम ही हुआ ना, ये सिर्फ ड्राई कंडीशन में बता रहा है, क्योंकि अब टोटल वॉल्यूम अगर वाटर कंटेंट बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही नहीं है, तो ये VD ले लिए, तो ये VD बाय आपका हो गया VD बाय आपका WD माइनस गामा S के लिए क्या हो जाएगा, गामा S के लिए हो जाएगा आपका VS बाय WD। गामा S क्या होता है हमारा, वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड का, तो ये सॉलिड का, तो सॉलिड इज इक्वल टू ड्राई, दोनों एक ही बात है, तो हम यहाँ लिख दे, और ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में गामा W इंटू 100, ठीक है। अब इसको कॉमन ले लेंगे तो VD माइनस VS बाय WD वेट ऑफ ड्राई इंटू गामा W इंटू 100, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सेम हम यही लिखें VD माइनस VS बाय WD इंटू गामा W इंटू 100, तो ये हो गया। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन दोनों को याद करो, आप इससे इसमें आ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों याद करो, ये तो मैं याद करने भी नहीं बोल रहा हूँ, और इतना डिटेल में हो सकता है ना पूछे, क्वेश्चन पूछेगा तो ये दोनों फॉर्मूला से याद हो जाएगा। तो ये आपका हो गया श्रिंकेज लिमिट का। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है श्रिंकेज रेशो, नेक्स्ट है श्रिंकेज रेशो। अगर आपके लिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप 2 पार्ट्स में भी देख सकते हो, मतलब पॉज करके देख लो, लेकिन मैं ये पूरा एक ही में कवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो शायद थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा होगा आपके लिए। श्रिंकेज रेशो, अब जो श्रिंकेज रेशो है ना, रेशो मतलब दो इंपॉर्टेंट टर्म, दो चीज़ का रेशो, दो अलग अलग चीज़ का रेशो। तो श्रिंकेज रेशो ले लेते हैं हम V1 माइनस V2, सपोज एक पहले ग्राफ बना लेते हैं, तो ये सपोज 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ, वाटर कंटेंट W वॉल्यूम V1, वाटर कंटेंट W वॉल्यूम हुआ V2, ठीक है, और ये ऐसे जा रहा है। तो V1 माइनस V2 बाय VD, VD आपका ये रहा है ना, V1 माइनस V2 बाय VT, ये आप इसको अलग से लिख लेते हैं, श्रिंकेज रेशो इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाय VD बाय W1 माइनस W2। तो 1 के केस में आपका वाटर कंटेंट, 2 के केस में वाटर कंटेंट इनटू 100, तो ये आपका हो गया श्रिंकेज रेशो। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई अल्टरनेट तरीका नहीं है, ठीक है। ट्रिक्स में जितना भी बता दूं फिर वो कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें ट्रिक्स भी काम नहीं करेंगे, फिर वो बहुत बनावटी लगेगा, आपको फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं इसमें कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ, आपको याद ही करना पड़ेगा। लेकिन ये 1 2 के जगह क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं कि 2 सपोज यहाँ पर पहुँच गया, 2 वहाँ पर पहुँच गया, तब इसे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब फॉर्मूला हो जाएगा श्रिंकेज रेशो इज इक्वल टू V1 माइनस VD, V2 VD में पहुँच गया ना, बाय VD तो है ही, तो W1 माइनस, अब W2 कहाँ पहुँच गया, W2 WD में पहुँच गया, वाटर कंटेंट इन ड्राई स्टेट,
तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे लिखना हो तो ये श्रिंकेज रेशियो हो गया आपको। सपोज आपको V1 माइनस V2 बाई VD बाई W1 माइनस W2 इंटू 100, ये आपका वाटर कंटेंट 1 और 2 में। उसी को सपोज W2 आपका इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो V2 की जगह VD ले लेंगे और W2 की जगह WD ले लेंगे या WS ले लेंगे। तो WD या WS वाटर कंटेंट, VD नहीं लेंगे, WD नहीं लेंगे, WD तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, है ना। वाटर कंटेंट इन ड्राई स्टेट ये कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो वाटर कंटेंट इन ये श्रिंकेज, ये आपका श्रिंकेज लिमिट है ना, तो ये आपका श्रिंकेज लिमिट हो गया। तो ये करेक्शन है, तो ये आपको दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब ये श्रिंकेज रेशियो का हो गया। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या हो जाएगा, ये होता है आपका V1 माइनस VD बाई VD इंटू 100, ठीक है। जो इसका न्यूमरेटर था ये वही कुछ है ना, तो अब दोनों को देखेंगे तो आपका एक और रिलेशन हो सकता है, श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला में ये पुट नहीं कर सकते, तब पुट कर सकते हैं जो 2 वाला पॉइंट आपका D वाले पॉइंट में पहुंच जाएगा, मतलब श्रिंकेज लिमिट में पहुंच जाएगा। तो जब उसके केस जब ऐसा पुट किए तो जो न्यूमरेटर है वो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज के ऊपर हो गया। तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बाय W1 माइनस WS, S है, ठीक है, ध्यान रखना, S इंटू 100। तो ये आपका श्रिंकेज रेशियो और वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का रिलेशन बन गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, याद करना ही करना है आपको। अगर क्वेश्चंस आ गए इससे तो 2-3 नंबर चले जाएंगे, ठीक है। इसी से आपका जो आपको हायर रैंक ले गया वो ऐसे सब फॉर्मूला से या ऐसे सब टॉपिक से जो कि कई लोग सोचेंगे कि नहीं हम स्किप कर देते हैं, तो उससे ही आपको स्कोर करना है। बाकी सिंपल तो हर कोई सॉल्व करेगा, सिली मिस्टेक हटा दे, सिंपल क्वेश्चन हर कोई सॉल्व करेगा। जो बहुत ही टफ क्वेश्चन है कि बहुत ही टफ लोग सॉल्व कर पाएंगे, हो सकता है 1 to 10 वाले सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन आपको अगर जरूरी नहीं है ना 1 to 10 ही एम करे, कुछ लोग 10 to 50 या 10 to 100 भी एम कर सकते हैं। वो कौन लाएंगे, जो ये ऐसे सब टॉपिक्स जो छोड़ के चले जाते हैं ना, वो सब अगर आप सॉल्व करोगे तो आप इस रैंक में आ सकते हो, ठीक है। 1 to 10 के लिए आपको फिर एकदम ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जो 5-10% मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं भी छोड़ रहा हूँ टॉपिक्स, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं टॉपिक्स कौन सा छोड़ रहा हूँ, जो 5% ऐसे टॉपिक है जिसको अगर मैं पढ़ाना चालू करूँ ना, तो वो जितना मैं पूरा फोर्स किया हूँ वो पूरा 100% पढ़ाना पड़ जाएगा, वो डबल टिबल पढ़ाना पड़ जाएगा। क्योंकि वो क्वेश्चन क्या कहीं से भी आ सकते हैं, किसी को पता नहीं, आज तक जो कभी पूछा नहीं गया, नए नए टॉपिक से आ सकते हैं। तो कोंटे कांटे के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट होगा याद करना भी, तो उसको मैं हर कोई कवर नहीं कर पाता, ठीक है। लक होगा आपको याद होगा तो अच्छा है, कुछ लॉजिक से सॉल्व कर लो अच्छा है, ठीक है। तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और कैलकुलेशन मिस्टेक ऑब्वियसली ये सब में तो कर ही नहीं सकते आप, जितना मिस्टेक होगा तो आप नीचे रैंक जाते जाओगे। तो ये दोनों हो गया। फिर नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अभी तक हम क्या देखे थे, अभी तक हम देखे थे सपोज यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये आपका जो रीजन था स्टेट था, ये कौन सा था, ये लिक्विड स्टेट हो गया, ये प्लास्टिक स्टेट हो गया, ये सेमी प्लास्टिक स्टेट हो गया, सॉरी सेमी सॉलिड स्टेट हो गया, सेमी सॉलिड स्टेट था ना आपका, ये था सेमी, ठीक है, ये सेमी सॉलिड स्टेट था, ठीक है। ये प्लास्टिक स्टेट, ये आपका लिक्विड स्टेट, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखें, ये आपका लिमिट था, ये कौन सा लिमिट है, ये आपका लिक्विड लिमिट है, तो ये आपका WL हो गया, है ना। ये आपका क्या है, प्लास्टिक लिमिट है, तो ये आपका सॉरी ये आपका लिक्विड स्टेट था तो ये आपका लिक्विड लिमिट हो गया। ये प्लास्टिक स्टेट है तो ये आपका प्लास्टिक लिमिट हो गया, ठीक है। और ये आपका श्रिंकेज लिमिट हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं हम, अब बोल रहे हैं कि आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो यहाँ पर भी प्लास्टिक आ गया, ये प्लास्टिक स्टेट, ये आपका प्लास्टिक इंडेक्स। अब नया चीज़ बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो वो क्या होता है हम वो देखते हैं। सॉरी ये जो है ये आपका है सेमी प्लास्टिक, ठीक है, सेमी प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड प्लास्टिक सेमी प्लास्टिक सॉलिड, ठीक है। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये क्या होता है, ये हो गया आपका, ये इसको डिनोट करेंगे हम IP से, ठीक है। IP हो गया है आपका WL माइनस WP।
तो प्लास्टिसिटी है, उसके ऊपर क्या है आपका, सॉरी ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक के पहले क्या आ रहा है, WL आ रहा है, मतलब लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया। ठीक है, एक होता है आपका श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज लिमिट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसके पहले क्या है आपका प्लास्टिक लिमिट, तो आपका जो श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा ना IS, तो ये हो जाएगा उसके ऊपर श्रिंकेज के पहले WP माइनस WS। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपका, ये लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड, सेमी प्लास्टिक स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठीक है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, देन स्टेट हो गया, लिमिट हो गया। अब इंडेक्स आ रहा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स में देखेंगे प्लास्टिक लिमिट कहाँ है, WP, उसके ऊपर का वाटर कंटेंट WL, तो WL माइनस WP, तो ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स, ठीक है, श्रिंकेज इंडेक्स, तो श्रिंकेज लिमिट देखेंगे, उसके पहले क्या है W, आपका WP है, तो WP माइनस WS, तो ये आपका हो गया श्रिंकेज इंडेक्स। ठीक है, तो ये गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP, IP इज इक्वल टू WL माइनस WP। श्रिंकेज लिमिट हो गया आपका IS, ये हो गया WP माइनस WS। ठीक है, यहाँ ठीक है। अब इसको मैं नहीं पढ़ाने वाला था, लेकिन मैंने मुझे कुछ ट्रिक मिला, तो उससे मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आपको याद नहीं करना है तो नहीं करोगे। प्लास्टिक में कितने आपके अल्फ़ाबेट्स है, 7 अल्फ़ाबेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट्स। IP इज इक्वल टू 0 है तो हम तो बोलते हैं नॉन प्लास्टिक सॉइल। ठीक है, IP 0 है तो प्लास्टिक है ही नहीं, नॉन प्लास्टिक सॉइल। लेकिन 7 है तो 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहा तो लो प्लास्टिक हो गया, है ना, 7 से कम रहा तो लो प्लास्टिक। अब उससे ऊपर जाना है 7, लेकिन हमें 7 ही चाहिए, तो आगे 1 ले लिए। 7 और 17 के बीच में रहा तो मीडियम प्लास्टिक ले लिए, अब 17 के ज़्यादा रहा तो हाई प्लास्टिक ले लिए। ठीक है, आपको याद करना तो करो, नहीं करना तो रहने दो, वैसे गेट में पूछा नहीं है, लेकिन इनकेस पूछ लिया जाए और याद करना आई गेस सिंपल ही है, तो कर लोगे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा टफनेस इंडेक्स। अभी हम देख लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP और आपका श्रिंकेज इंडेक्स IP IS, ये देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको एक साथ पढ़ना, टफनेस इंडेक्स अलग से पढ़ना। टफनेस मतलब क्या बोलेंगे, अरे टफनेस है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा ना, लेकिन हम पढ़े थे कि जो आपका स्ट्रेंथ था, शियर स्ट्रेंथ था, वो किसके प्रोपोर्शनल था, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो वो आपका फ्लो इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, फ्लो इंडेक्स से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। लेकिन शियर स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है, किसके, टफनेस इंडेक्स के, तो हम बोल सकते हैं टफनेस इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो इंडेक्स। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए तो ये हो गया IP बाय IF। ठीक है, तो ये हो गया IP बाय IT, टफनेस इंडेक्स इज इक्वल टू IP बाय IF, ये IF के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, शियर स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। ठीक है, इस रिलेशन से इसको अगर कभी भूल जाओ तो इसको याद कर लेना। अब आप IP IS एक साथ पढ़े, अब आप IT पढ़े, फिर नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी इंडेक्स और है लिक्विडिटी इंडेक्स। तो इसके लिए देखते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, इसको हम लिखेंगे IC से, लिक्विडिटी इंडेक्स इसमें लिखेंगे हम IL से। हम टफनेस इंडेक्स में जो प्रोपोर्शनल, ये क्या हुआ है, पहले प्रोपोर्शनल था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था 1/IF के, 1/IF, तो इसको जब हटाए तो ऊपर क्या लिखे IP, यार IP कांस्टेंट है, तो IP का यूज़ बहुत जगह आएगा, IP का यूज़ यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, नीचे WL माइनस WP, WL माइनस WP क्या है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट बाद में आ रहा है, मतलब ये क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, अगेन प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका क्या है, IP, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। मैंने IP क्यों नहीं लिखा है, जानबूझ के नहीं लिखा है, इसमें दोनों जगह नीचे डिनोमिनेटर में WL माइनस WP लिख दो। अब कुछ लोग बोलेंगे यार बहुत सारा फॉर्मूला आ रहा है, हम इसको याद करें, इसको याद करें, बहुत सारा, ऐसा कुछ करें कि कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करते हैं, ऊपर कॉपी पेस्ट करेंगे, तो आपका ऊपर कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन फिर बोले यार एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे तो प्रोफेसर को शक हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, एक ही कॉपी आया तो शक हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, पहले इधर देख ले लिक्विडेट, तो हम क्या करते हैं, L तो ऑब्वियस यहाँ पर पहले से यूज़ कर लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम L का यूज़ नहीं करेंगे, तो W माइनस WP। ठीक है, तो लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया आपका W माइनस WP बाय WL माइनस WP इंटू 100, अगर परसेंटेज में लेना है तो। इसको और क्या लिख सकते हैं, W माइनस WP, ये आपका नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है ना, ये तो आपका लिमिट हो गया, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ये तो आपका लिमिट हो गया, हो सकता है वाटर कंटेंट उसके बीच में भी हो या कहीं पर भी हो सकता है ना, तो ये नेचुरल वाटर कंटेंट हो गया। WL माइनस WP आपका IP हो गया, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स का।
या तो ये भी कर सकते हो, ठीक है, इंटू 100। अब कंसिस्टेंसी इंडेक्स, अब लिक्विडिटी इंडेक्स में तो एल यहाँ था तो एल यहाँ हटा दिए थे, इसमें भी कुछ तो डब्ल्यू एल तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा यार, कितने बार हटाएं एल को, लेकिन इसमें क्या करते हैं पी को हटा देते हैं, पी यहाँ यूज़ किया ना तो यहाँ हटा देते हैं हम, तो ये हो गया, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो ये आई सी इज इक्वल टू हो गया डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू बाई आई पी इंटू 100, ठीक है। तो ऐसे तरीके से कुछ याद कर सकते हो, कोई अल्टरनेट नहीं है, याद करना ही करना है आपको। अगर आप एम कर रहे हो 1-200 रैंक, ठीक है, तो आपको करना ही करना है। तरीका बता देता हूँ, हार्ड वर्क और कुछ नहीं है। आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एक तो नॉर्मल नोट्स सभी चीज़ लिखोगे, दूसरा नोट्स उसमें फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला आपको रोज़ पढ़ना है, रोज़ रिवाइज करना है, ज़रूरी नहीं सिर्फ इसी का रिवाइज करो, अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्मूला है तो अलग अलग चैप्टर्स का रिवाइज करो, ठीक है, लेकिन रोज़ रिवाइज करना है, कभी एक चैप्टर का रिवाइज करो, कभी दूसरे चैप्टर का रिवाइज करो, तो रोज़ करना है, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं आई सी प्लस आई एल, तो आई सी प्लस कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स, तो आई पी तो कॉमन है नीचे, तो नीचे आई पी आ गया, तो यहाँ डब्ल्यू एल, तो जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है ये आपका माइनस है, यहाँ प्लस है वो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, ये क्या है ऊपर, ये भी आई पी है, आई पी बाई आई पी, तो ये हो गया या तो 1 और 100%, तो आई सी बाई आई एल इज इक्वल टू 1 और 100%, ठीक है। तो अगेन आई एल तो ऑलरेडी यहाँ पर है तो एल हटा दिया, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी बाई आई पी, या तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी इंटू 100। फिर यहाँ पर एल हटा दे तो यहाँ एल यूज़ करेंगे, तो दूसरा चीज़ हटा देते हैं न्यूमरेटर में, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी इंटू 100। फिर ऊपर इसके जगह आई पी भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू बाई आई पी इंटू 100। अगर मेरा स्पीड कम ज़्यादा हो रहा है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, 2x 1x 0.5x, इसके हिसाब से 1.5x आपके हिसाब से, ठीक है। और दोनों को ऐड करेंगे, आई सी प्लस आई एल इज इक्वल टू 1 और 100%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी नंबर, इसको देखते हैं। एक्टिविटी नंबर है आपका आई पी बाय सी, आई पी तो आपको पता ही है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सी जो है वो आपका है परसेंट क्ले पार्टिकल्स, ठीक है। ए इज इक्वल टू आई पी बाई सी, ए क्या, ए से क्या याद आ रहा है, ए क्लास, सी से क्या याद आ रहा है, क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट में ए ग्रेड का प्लेयर कौन है लास्ट अभी तक क्या है, विराट कोहली बहुत ए ग्रेड का प्लेयर है ना इंडिया के लिए, बहुत ए ग्रेड का प्लेयर है इंडिया के लिए। तो क्या हुआ, जब विराट बहुत 75 के कम स्कोर कर रहा था ना, लोग बोल रहे थे अरे यार इसके लेवल का नहीं है, मतलब इतना अच्छा नहीं खेल रहे, मतलब इनएक्टिव, ऑलरेडी 75 से कम भी बना रहे, 50-55, तो भी अच्छा स्कोर माना जाता है एवरेज प्लेयर के लिए, लेकिन विराट कोहली के लिए, ए ग्रेड प्लेयर के लिए बोलते यार ठीक है, मतलब इतना अच्छा नहीं है उसके लिए, उसके कैलिबर का नहीं है, तो इनएक्टिव हो गया वो, इनएक्टिव। अब बोले 75 to 125 के बीच में, यार उसके लिए तो नॉर्मल है, वो उसका कैलिबर ही इतना है कि 75 to 125 जब भी मारते हैं ना तो बोलते हैं यार ये नॉर्मल है, अपने से नॉर्मल खेल रहा है। अब जब वो 125 से बड़ा मारेगा ना तब उसको बोलते हैं हाँ अब ये बहुत अच्छा खेल रहा है, मतलब अब ये एक्टिव है, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। आई ए इज इक्वल टू आई ए पी बाई सी, वेयर सी इज इक्वल टू परसेंटेज क्ले पार्टिकल्स। अब ए इज लेस देन 0.7 है, 0.75 तो आपका हो गया इनएक्टिव सॉइल, 75 से कम तो इनएक्टिव, पॉइंट लगा देना, पॉइंट लगाना भूलना मत, इनएक्टिव। तो 0.75 से 1.25 हो गया तो नॉर्मल, विराट कोहली के लिए 75 से 125 नॉर्मल हो गया। अब ए इज ग्रेटर देन 1.25, 125 से बड़ा तो आपका एक्टिव हो गया, है ना, 1.25, अगेन याद दिला रहा हूँ। तो ए ग्रेड का प्लेयर क्रिकेट में कौन है, विराट कोहली, है ना। 75 से नीचे इनएक्टिव, 75 से 125 या 0.75 से 1.25 से नॉर्मल एक्टिव, और आपका 1.5 से हाँ एक्टिव, ठीक है। एक्टिव सॉइल का एग्जांपल क्या है, बेंटोनाइट हो गया या ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया, बीबी बेंटोनाइट या ब्लैक कॉटन सॉइल। ये किसके कारण होता है, प्रॉपर्टी मोंटमोरलाइट, है ना, ये पढ़े थे ना मोंटमोरलाइट, ठीक है। जहाँ पर भी ये सब आए ना आप रिमाइंड करा करो कि याद है कि नहीं याद आया तो वापस रिवाइज करो। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, जो सॉइल फ्लो होता है ना, डिफॉर्म होता है, तो वो कंसिस्टेंसी क्या है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और कंसिस्टेंसी डिपेंड करता है वाटर कंटेंट पे,
ठीक है, वाटर कंटेंट पे। W वाटर कंटेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी। जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ईजिली फ्लो करेगा, उतना ईजिली फ्लो करेगा मतलब रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड कर रहा है ना, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जितना कम पानी है उतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी हो गया, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गया, उतना कम फ्लो हो रहा है। जितना कम पानी उतना कम फ्लो हो रहा है, कम फ्लो हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब कंसिस्टेंसी बढ़ गया। तो वाटर कंटेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।